सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? बढ़िया सब कुछ ओके। चलिए भाई, तो हेलो अल्केन हेलो एरीन में हेलो अल्केन वाला पार्ट तो पूरा कंप्लीट हो चुका है और अब बारी है हेलो एरीन कंपाउंड के रिएक्शंस को देखने की, जहां पे बेंजीन रिंग के ऊपर हेलोजन लगा होगा। हम चेक करेंगे बच्चों दो टाइप के रिएक्शंस को यहाँ पे, और यहाँ पे आपको रेजोनेंस ड्रॉ करना परफेक्ट आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों, लिंक सेक्शन में जाइए, वहां पे मैंने ना एक लिंक दिया हुआ है वीडियो का, वो देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा रेजोनेंस कैसे ड्रॉ करते हैं बेंजीन के लिए। ठीक है, चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि क्या ये जो आपका हेलो हेलो एरिन कंपाउंड है वो सब्स्टिट्यूशन देगा। चलिए, सो वेरी फर्स्ट आई विल राइट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन जानते हो ना बच्चों, हमने SN1 किया था, SN2 किया था। तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है बच्चों कि ये आपका जो बेंजीन रिंग है उसके ऊपर जो भी हैलोजन है, उस हैलोजन के ऊपर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करे। कहां पे? इस कार्बन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करे। ओके, और बेचारा हैलोजन जो है वो बाहर निकल जाए और यहां पे कौन आ जाए? न्यूक्लियोफाइल। ये कौन सा रिएक्शन है? ये है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जहां पे हैलोजन को न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट करेगा। ओके, बट ये रिएक्शन जो है बच्चों हेलो एरिन में, ये रिएक्शन बहुत डिफिकल्ट है। दिस रिएक्शंस आर एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। दिस रिएक्शंस आर एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। का है? हाँ लल्लन टाप, का है डिफिकल्ट है ये? चार रीजन है बच्चों इसके डिफिकल्टी के। सबसे पहला रीजन जो है ना वो है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड। बराबर। क्यों पार्शियल डबल बॉन्ड बच्चों? तो देखो ध्यान से, ये आपका है बेंजीन रिंग, ये है आपका हैलोजन, उसके पास अपने 3 इलेक्ट्रॉन पेयर बचे होंगे। यू कैन से दिस इज इन कॉन्जुगेशन, क्योंकि डबल बॉन्ड के बाजू वाले एटम के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो होगा क्या बच्चों? ये इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड में आएगा और ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पे ऑर्थो पोजीशन पे आएगा। यहां पे ऑलरेडी एक बॉन्ड था, एक और इलेक्ट्रॉन पेयर आया तो यहां पे हो गया बच्चों डबल बॉन्ड। इस भाई ने इलेक्ट्रॉन पेयर दिया है तो ये हो जाएगा माइनस साइन, सॉरी इलेक्ट्रॉन पेयर दिया है तो ये हेलोजन हो जाएगा प्लस साइन। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन थे पाई बॉन्डेड वो कहां पे आ गए? इस कार्बन के पास आ गया, ये हो गया नेगेटिव। बराबर। अभी तो आपको ये इलेक्ट्रॉन पेयर को घुमाते रहना है बच्चों। चलिए, ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक पोजीशन अंदर आएगा बॉन्ड बनाने, और ये बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन पेयर पैरा पे जाएगा। राइट, इलेक्ट्रॉन पेयर को आप घुमाते रहोगे और कुछ भी नहीं करना है बच्चों। चलिए, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आ गया और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन पेयर था वो पैरा पे आ गया, तो ये हो गया आपका माइनस साइन। ऊपर अभी कुछ किया नहीं है। चलिए वापस एक और जगह आगे ले जाएंगे इसको, इलेक्ट्रॉन पेयर वापस बाहर लाएंगे ऑर्थो पे। राइट, चलिए बच्चों ऑर्थो पे लाओ वापस, ये इधर आ गया, ये इलेक्ट्रॉन पेयर अंदर आ गया, यहां से इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड पे आ गया माइनस साइन के साथ, इसको छेड़ा नहीं है तो ये रहेगा प्लस। और फाइनली वापस ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो रिंग में आएगा और हेलोजन इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचेगा, तो इससे आपका फाइनल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाएगा। हेलोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर ले लिया। तो जैसे मैं देख पा रहा हूं बच्चों, और आप भी तो देख ही पा रहे हो ना, इसमें आपको ये दिख रहा है कि इन तीनों स्ट्रक्चर के अंदर कार्बन और हेलोजन के बीच में डबल बॉन्ड है। दिखा आपको? एंड वी नो दैट डबल बॉन्ड को तोड़ना ऑलवेज मुश्किल होता है, राइट? सो देयर इज कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हेलोजन डबल बॉन्ड, एंड दिस डबल बॉन्ड इज डिफिकल्ट टू ब्रेक। तो बॉन्ड टूटेगा ही नहीं तो न्यूक्लियोफाइल आएगा कैसे? चलिए दूसरा रीजन देखते हैं बच्चों। दूसरा रीजन ये है कि हेलो कंपाउंड के अंदर, जो ये हेलो एरिन के अंदर जो हेलोजन है ना वो sp2 हाइब्रिड कार्बन के ऊपर है। तो क्या होगा उससे देख बताता हूं। चलिए, तो यहां पे क्या है बच्चों? दूसरा है आपका हेलोजन अटैच टू sp2 हाइब्रिड कार्बन इन हेलो एरिन। राइट, चलिए बच्चों देखिए, तो ये आपका हेलो एरिन कंपाउंड है, ठीक है। और आपको इतना पता होना चाहिए बच्चों कि बेंजीन के अंदर सारे कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिड होते हैं।
अब जो sp2 हाइब्रिड कार्बन है बच्चों, उसका परसेंटेज एस कैरेक्टर होता है 33%, राइट। और जितना ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर होता है उतना कार्बन कैसा होता है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, राइट। तो यहां पे हम लिखेंगे बच्चों ड्यू टू मोर परसेंटेज एस कैरेक्टर, ड्यू टू मोर परसेंटेज एस कैरेक्टर sp2 हाइब्रिड कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है बच्चों तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को स्ट्रांगली पकड़ के रखेगा। अगर ये खुद इलेक्ट्रॉन पेयर को पकड़ के रखेगा तो हेलोजन कैसे जाएगा दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके, मुश्किल होगा ना हेलोजन के लिए जाना, राइट। क्योंकि हेलोजन को जब जाना है ना, देखो यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जाना है, पर ये भाई साहब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन को इतने इजीली जाने नहीं देंगे, राइट। विच होल्ड इलेक्ट्रॉन पेयर more tightly, which hold electron pair more tightly, right। और इसकी वजह से जो बॉन्ड लेंथ होगा ना वो भी थोड़ा कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, यहां पे जो आपका बॉन्ड लेंथ है ना वो खाली 169 पिकोमीटर होगा, राइट। छोटा हो जाएगा बॉन्ड लेंथ। और नॉर्मली जो हेलो कंपाउंड होगा ना आपका अल्केन वाला, वो हेलो अल्केन के अंदर आपका ये बॉन्ड लेंथ थोड़ा बड़ा रहता है 176 पिकोमीटर, क्योंकि हेलो अल्केन कंपाउंड में ये कार्बन sp3 होगा जो इतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन को इतना स्ट्रांगली नहीं खींच पाता है, राइट। तो इसलिए बॉन्ड थोड़ा बड़ा होगा। बट हेलो एरिन के अंदर sp2 हाइब्रिड कार्बन है, इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली खींचेगा, बॉन्ड छोटा करेगा और इलेक्ट्रॉन का हेलोजन का निकलना मुश्किल होगा। ओके, चलिए पहले दो रीजन हो गए बच्चों। तीसरा रीजन, चलो मान लो एक बार हेलोजन निकल गया, अगर हेलोजन निकला तो कार्बोकेटायन बनेगा, और बच्चा लोग फिनाइल रिंग पे कार्बोकेटायन इज हाईली अनस्टेबल। देखिए कैसे, चलिए तो जैसे मैंने आपको कहा हाईली अनस्टेबल फिनाइल कार्बोकेटायन, हाईली अनस्टेबल फिनाइल कार्बोकेटायन, तो ये आपका जो बच्चों बेंजीन रिंग है, ऊपर आपका हेलोजन है। सपोज हेलोजन निकल गया अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को लेके, अगर ऐसा हुआ तो यहां पे आपका प्लस चार्ज आ जाएगा। और ये देखो बच्चों आपका प्लस चार्ज कहां पर है, प्लस चार्ज जो है ना वो sp2 हाइब्रिड कार्बन के ऊपर है, एंड दैट इज हाईली अनस्टेबल। सो ये जो फिनाइल कार्बोकेटायन है वो बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल है, ओके। इसीलिए कार्बोकेटायन भी बनने वाला नहीं है। और चौथा रीजन क्या है बच्चों, चौथा रीजन है रिपल्शन ऑफ द न्यूक्लियोफाइल बाय द पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। चौथा है भाई रिपल्शन ऑफ न्यूक्लियोफाइल by electron cloud of benzene ring, by electron cloud of benzene ring, बराबर। ओके, इसका मतलब क्या है बच्चों, ये आपका जो बेंजीन रिंग है, आपको तो पता ही है बेंजीन रिंग के अंदर क्या होता है, ऊपर पूरा इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होता है, और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल खुद भी नेगेटिव है। तो जब ये एक दूसरे के ऊपर अप्रोच करने की कोशिश करेंगे, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, दैट इज डेफिनेटली रिपल्शन बिटवीन देम, क्योंकि माइनस माइनस एक दूसरे को रिपेल करता है, राइट। इसका मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के इतने ज्यादा चांसेस नहीं है, तो भी थोड़े बहुत सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं, बट उसके लिए बहुत ही ज्यादा ड्रास्टिक कंडीशन चाहिए। तो लिखते हैं बच्चों, चलिए। तो यहां पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसान तो बिल्कुल भी नहीं है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक प्लेस अंडर ड्रास्टिक कंडीशन, खतरनाक कंडीशन चाहिए आपको। देखते हैं बच्चों कौन सी कंडीशन की मैं बात कर रहा हूं। हाँ, इट विल टेक प्लेस अंडर ड्रास्टिक कंडीशन। जैसे कि एक रिएक्शन है बच्चों, आप अगले चैप्टर में सीखोगे, इसमें भी करना है आपको डाउ प्रोसेस, राइट। तो डाउ प्रोसेस के अंदर आप लेते हो बच्चों क्लोरोबेंजीन, और क्लोरोबेंजीन का बच्चों आप रिएक्शन कराते हो किसके साथ, आप उसका रिएक्शन कराओगे कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ। ये NaOH आपको चाहिए, कैसा चाहिए बच्चों, NaOH आपको चाहिए कॉन्सेंट्रेटेड। टेम्परेचर प्रेशर खतरनाक है, टेम्परेचर है 623 केल्विन, प्रेशर है 300 बार। देख लो कितना खतरनाक टेम्परेचर एंड प्रेशर है, राइट। और सेकंड स्टेप जो है बच्चों दैट इज फॉलोड बाय रिमूवल ऑफ द प्रोटॉन मॉलिक्यूल। दो स्टेप में रिएक्शन होगा, मैकेनिज्म का हमें काम नहीं है। पहला NaOH रिएक्ट करेगा और फिर एसिडिक मीडिया आपको चाहिए, ठीक है। इससे क्या होगा, जो ऊपर Cl है ना वो रिप्लेस हो जाएगा बाय OH, मतलब आपको मिला फिनॉल, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन तो हुआ, बट आप एक बार खाली ये सिचुएशन देखो बच्चों, कितना खतरनाक ये कंडीशन, इट इज अ हाईली ड्रास्टिक कंडीशन, समझे आप। बट यहां पे बच्चों अगर मान लो कि आपके फिनाइल रिंग के
ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे कोई माइनस आई ग्रुप है ना जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर सकता है, तो फिर रिएक्टिविटी बढ़ेगी। ओके, चलिए इसके बारे में डिस्कशन करते हैं कैसे होना है ये। चलिए, तो जो मैंने आपको कहा बच्चों के यहां पे प्रेजेंस ऑफ माइनस आई ग्रुप, माइनस आई का मतलब क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जैसे कि NO2 है या फिर कोई कार्बोनिल ग्रुप है, दिस कैन बी एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एनी ग्रुप, राइट। ओके, तो ये जो ग्रुप है बच्चों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, दे विल इंक्रीज reactivity of haloarine towards substitution reaction, towards substitution reaction। अब मैंने जानबूझ के यहां पे एक छोटा सा पॉइंट जो है वो छोड़ा है। पॉइंट ये है कि इफ दिस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आर एट ऑर्थो पैरा पोजीशन, कहां पे होना चाहिए बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे होना चाहिए, तो रिएक्टिविटी बढ़ेगा। देखिए, पहले आपने जो अभी किया वैसा ही एग्जांपल लेते हैं बच्चों। चलिए, तो हम क्लोरोबेंजीन लेते हैं, ठीक है, मैंने क्लोरोबेंजीन लिया बच्चों। चलिए, उसके पैरा पोजीशन के ऊपर हम NO2 लेते हैं। आपको पता है बच्चों NO2 कैसा ग्रुप है, खतरनाक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, सबसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है ये, ठीक है। चलिए, अगर आपके पास पैरा पोजीशन पे NO2 है और अगर आप ये Cl को रिप्लेस कराना चाहते हो ना, तो कंडीशन जो है वो इतना खतरनाक नहीं है। कंडीशन में आपको NaOH लेना है, ओके, और आपको टेम्परेचर थोड़ा कम करके काम करना है, 443 केल्विन टेम्परेचर फॉलोड बाय H+। देखो, यहाँ पे प्रेशर ज्यादा अप्लाई करने का काम नहीं है, खाली टेम्परेचर थोड़ा बढ़ाओ, क्योंकि ये जो NO2 आया है ना उसने ऑलरेडी इस रिंग की एक्टिविटी बढ़ा दी होगी। बहुत ही इजीली ये Cl जो है वो अब सब्स्टिट्यूट होके यहाँ पे आ गया OH, NO2 तो अपना काम कर रहा है नीचे। अगर बच्चों एक साथ दो जगह पे NO2 है, एक ऑर्थो पे NO2 है और एक पैरा पे NO2 है, साथ में दो जगह पे अगर साथ में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो क्या होगा, राइट। तो यहाँ पे आपको करना है बच्चों, टेम्परेचर और कम करके आप काम कर सकते हो। NaOH खाली टेम्परेचर रखना है 369 केल्विन। सेकंड स्टेप में आप एसिडिक मीडिया कर दोगे, ऊपर का जो Cl है वो बहुत आसानी से यहाँ पे रिप्लेस होके OH बन जाएगा, NO2 अपना काम कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे रिंग जो है वो और ज्यादा एक्टिव हो गई, कंडीशन और माइल्ड हो गई। ओके, चलिए, अगर आपने सब कुछ एक साथ में भर दिया तो क्या होगा, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे भी NO2 है, यहाँ पे भी NO2 है, यहाँ पे भी NO2 है, मतलब दो ऑर्थो और एक पैरा, तीनों साथ में हमने ऑक्यूपाई करा दिए। तो यहाँ पे तो रिंग बच्चों इतना ज्यादा एक्टिव है कि आपको NaOH का काम भी नहीं है, आपको खाली क्या करना है, इस कंपाउंड को पानी के साथ थोड़ा गर्म करना है। ओके, NaOH भी नहीं लेना है, कुछ नहीं लेना है, सीधा आप थोड़ा सा इसको पानी डाल के गर्म करोगे ना, या इसके अंदर गर्म पानी डालोगे ना, तो अपने आप ये Cl की जगह पे हो जाएगा OH, राइट। दैट इज 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, राइट। तो मुझे खाली इतना पता चला बच्चों इन सारे रिएक्शन के ऊपर से कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑर्थो पैरा पर है तो रिएक्टिविटी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। कंडीशन माइल्ड से भी आप काम करा सकते हो, तो इससे रिएक्टिविटी इंक्रीज हो रहा है। ओके, अब आपको एक नेचुरली क्वेश्चन होना चाहिए कि भाई ऐसा हो क्या रहा है, क्यों ये रिएक्टिविटी इंक्रीज कर रहा है। तो इसके पीछे का जो रीजन है ना बच्चों, वो आगे जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ किया उसमें है, राइट। आपने जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ किया ना उसमें आप ध्यान से देखो बच्चों कि जो हेलोजन का इलेक्ट्रॉन पेयर था ना, हेलोजन का जो इलेक्ट्रॉन पेयर था वो ऑर्थो और पैरा पे ही आता है। अगर उसी ऑर्थो पैरा के ऊपर आपने सपोज कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रखा, तो वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच के रखेगा, राइट। ओके, और इससे आपको बेनिफिट होने वाला है। चलिए डिटेल में देखते हैं उस पॉइंट को। चलिए बच्चों, तो सवाल से शुरुआत करेंगे, व्हाई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एट ऑर्थो पैरा पोजीशन इंक्रीज द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलिए बच्चों, तो ये मैंने बना दिया पहले तो आपका एक हेलो कंपाउंड, ऊपर है आपका क्लोरीन, ओके। और सपोज मान लेते हैं बच्चों कि आपका जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो कहां पर है, वो है अभी ऑर्थो पोजीशन के ऊपर। NO2 ऐसा होता है, राइट, ओके। सॉरी, चलिए, अब यहां पे बच्चों होता क्या है कि ये जो NO2 है ना उसके अंदर N के साथ डबल बॉन्डेड O है, और O जो है ना वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो O ये पाई वाले इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, और बदले में नाइट्रोजन क्या करता है बच्चों, रिंग में से इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। अगर यहां पे सपोज कोई आपके पास OH ग्रुप है, न्यूक्लियोफाइल, राइट, व्हाटएवर इट कैन बी,
तो न्यूक्लियोफाइल क्या करता है बच्चों, न्यूक्लियोफाइल कार्बन के ऊपर जाके अटैक करता है, तो ये न्यूक्लियोफाइल को यहां पे आके अटैक करना है, राइट। न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा बच्चों, इस कार्बन पे अटैक करेगा, बिकॉज यहीं से हेलोजन को जाना है, तो यहां पे ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। ओके, चलिए बच्चों, न्यूक्लियोफाइल का अटैक तभी होगा जब इस कार्बन के पास पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ना हो, राइट। तो क्या होगा बच्चों, ये जो आपका पाई बॉन्ड है वो बाजू वाले कार्बन के ऊपर शिफ्ट होगा। इससे फायदा क्या होगा बच्चों, तो इससे आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिलने वाला है, दिस स्टेप इज स्लो, ये स्टेप जो है वो स्लो होने वाला है, दिस स्टेप विल टेक प्लेस स्लो। चलिए इससे क्या होगा बच्चों, तो ये आपका रिंग है, चलिए यहाँ पे Cl अभी कहीं गया नहीं है, OH ने भी अटैक करके अपना बॉन्ड बना लिया, देख लो भाई, OH ने अटैक करके अपना बॉन्ड बना लिया है। ओके, चलिए इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो यहां पे शिफ्ट हो चुका है, जहां पे कौन है भाई, NO2 है, कौन है भाई, जहां पे NO2 है वहां पे इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हो चुका है, ठीक है। चलिए बच्चों, तो इससे अब फायदा क्या होने वाला है, ध्यान से देखिएगा, बाकी दो बॉन्ड तो अभी अपनी जगह पर ही है, बाकी दो बॉन्ड तो कुछ किया नहीं है। ओके, तो यहां पे बच्चों दो काम हुआ, पहला काम ये हुआ कि NO2 ग्रुप ने, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ना, मैंने पहले ही कहा, ये नाइट्रोजन क्या करेगा, अंदर से इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि ऑक्सीजन यहां से पाई बॉन्ड को अपनी तरफ खींचेगा, और नाइट्रोजन रिंग के इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा, जो हमें चाहिए। हम चाहते हैं कि न्यूक्लियोफाइल को ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड से रिपल्शन ना लगे, तो अगर ये NO2 ऑर्थो पोजीशन के ऊपर है, तो वैसे भी ये NO2 खुद इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींच लेगा, राइट। तो ये NO2 ग्रुप का पहला टास्क क्या है बच्चों, NO2 ग्रुप जो यहां पे है ना, उसका सबसे पहला टास्क है विड्रॉ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम फिनाइल रिंग, withdraw electron density from the phenyl ring to facilitate the attack of nucleophile, to facilitate attack of nucleophile। समझे बच्चों मेरी बात आप, राइट। न्यूक्लियोफाइल खुद नेगेटिव चार्ज है, तो वो नहीं चाहता है कि उसको ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड के पास जाना पड़े, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड तो उसको रिपेल करेगा। तो अगर ये NO2 ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे है, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खुद अपनी तरफ खींच लेगा, ताकि न्यूक्लियोफाइल जो है वो आराम से अटैक कर पाए। इसके बाद भी बच्चों बेनिफिट होगा। अब यहां पे देखो बच्चों, आपका ये जो कार्बन है ना, उसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, मतलब ये बन गया नेगेटिवली चार्ज कार्बन, दैट इज कार्बन आयन। और अब ध्यान से देखो बच्चों, ये कार्बन आयन जो है ना, वो NO2 के साथ रेजोनेंस में है, क्योंकि ये आपका डबल बॉन्डेड कार्बन, डबल बॉन्डेड ग्रुप है। उसके बाजू वाले कार्बन के पास लोन पेयर है, उसके बाजू वाले कार्बन के पास लोन पेयर है, मतलब ये सिस्टम कैसा है, रेजोनेंस में है। और जब रेजोनेंस होता है तो स्टेबिलिटी बढ़ता है। तो दूसरा रीजन मैं यहां पे लिख दूंगा बच्चों कि NO2 ग्रुप जो है ये क्या करेगा, स्टेबिलाईज करेगा कार्बन आयन को, कार्बन आयन मतलब ये कार्बन, राइट। इट विल स्टेबिलाईज कार्बन आयन थ्रू रेजोनेंस, ट्रू रेजोनेंस, राइट। रेजोनेंस से ये क्या करेगा, इसको स्टेबल करने की कोशिश करेगा, और स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो रिएक्टिविटी बढ़ती है, राइट। चलो, तो ये मैंने NO2 का आपको रोल बता दिया। यही सेम टाइम NO2 जो है वो पैरा पोजीशन के ऊपर भी कर पाएगा, ठीक है। चलिए बच्चों आगे देखते हैं, इस रिएक्शन को तो कंप्लीट करना पड़ेगा ना। ओके, ये तो मैंने खाली एक स्ट्रक्चर बनाया, वैसे रेजोनेंस में बहुत सारे स्ट्रक्चर बनने वाले हैं, ठीक है। कुछ नहीं करना है आपको, ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो ऑर्थो से कहां जाएगी, पैरा पे, पैरा से वापस कहां आएगी, ऑर्थो पे, ठीक है। ओके, चलिए मैं ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके क्विकली इसको बनाता हूं। देखिए आप भी कितना क्विकली इसको करोगे, वो देखा, जल्दबाजी करने में मैंने लोचा मार दिया। चलो छोड़ो, इसको यहां पे बनाते हैं, आगे क्या करना है वो। चलिए, ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो कहां जाएगा, अंदर आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर ऊपर जाएगा पाइप पैरा पोजीशन के ऊपर। बाकी यहां पे कुछ नहीं करना है आपको, ये OH है और ये Cl है, और यहाँ पे कौन सा ग्रुप है आपका, NO2 है। अब मैं ज्यादा डिटेल में नहीं लिखूंगा NO2 को। चलिए, इलेक्ट्रॉन पेयर वापस एक पोजीशन आप आगे ले जाओगे, ये यहां से इधर आ जाएगा, राइट। चलिए, तो एक और स्ट्रक्चर बना बच्चा आपका, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन पेयर आया, इधर कौन सा ग्रुप है भाई, OH है, Cl है, और यहाँ पे ऑर्थो पे कौन था भाई, NO2 था। NO2 ने अपना काम कर लिया है, राइट। चलिए बच्चों, आप जब इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर लिखोगे ना, ये सारे तीनों रेजोनेंस स्ट्रक्चर है जो आप इस ब्रैकेट में लिखोगे, स्क्वायर ब्रैकेट में, तीनों रेजोनेंस स्ट्रक्चर को। और जब आप ये ओवरऑल स्ट्रक्चर बनाओगे ना बच्चों, तो ओवरऑल स्ट्रक्चर आप इस तरह से बनाओगे कि यहां पर है आपका Cl, OH, ओके, और जो आपका नेगेटिव चार्ज है ना बच्चों, और नेगेटिव चार्ज जो है वो यहाँ पे घूमता रहेगा रिंग में इस तरह से, और पाई बॉन्ड भी ऐसे रिंग में घूमते रहने वाले हैं, ओके। एंड दिस फिनाइल रिंग इज नेगेटिवली चार्ज, और यहाँ पे आपका कौन सा ग्रुप मदद कर रहा है बच्चों, NO2, ओके। नाउ वंस दिस विल टेक प्लेस, अब इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, एक फास्ट स्टेप होगा जहां पे OH जो है वो निकल जाएगा, OH को तो निकालना ही बाकी है अभी तो,
राइट। तो यहाँ पे एक फास्ट स्टेप होगा बच्चों लास्ट में, जहां पे क्या होगा, ये Cl जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर लेके भाग जाएगा और आपको जो प्रोडक्ट चाहिए वो मिल जाएगा। यहाँ पे कौन आ गया बच्चों, OH। Cl जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर लेके जा चुका है और बाकी आप अपने हिसाब से बाकी ग्रुप और बॉन्ड को अरेंज कर दो। ये स्टेप जो है वो फास्ट है। ओके, तो क्या हुआ बच्चों, सबसे पहले तो न्यूक्लियोफाइल अटैक कब कर पाएगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक तभी कर पाएगा जब इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो। तो वो करने का काम करेगा बाजू में बैठा हुआ NO2 ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करेगा ताकि ये कार्बन पे अटैक हो पाए न्यूक्लियोफाइल का। अटैक करने के बाद भी जो यहाँ पे कार्बन आयन बनेगा इस पोजीशन पे, वो कार्बन आयन NO2 के साथ भी रेजोनेंस में है, तो वो उसको स्टेबिलाईज करने का काम करेगा। राइट, ओके। और आपको मिलेगा एक स्टेबल कार्बन आयन, ये वाला स्टेबल कार्बन आयन आपको मिलेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड रिंग में तो घूमेगा ही, साथ में NO2 के साथ भी रेजोनेंस में रहने वाला है और फाइनल स्टेप में Cl निकल जाएगा। ओके, यही सेम टू सेम काम बच्चों पैरा पोजीशन के ऊपर भी होने वाला है। मैं आपको क्विकली बता देता हूं पैरा पे क्या होगा और फिर ये देखेंगे कि मेटा के ऊपर क्यों ये काम नहीं कर सकता NO2। चलिए देखिए, पैरा पोजीशन पे Cl को NO2 को लेते हैं। अब मैं ज्यादा डिटेल में नहीं लिखने वाला हूं बच्चों, नहीं तो पूरा घंटा इसी में निकल जाएगा। ओके, यहाँ पे कौन था आपका, NO2 ग्रुप था, दिस इज NO2 ग्रुप। और यहाँ पे कौन है भाई, Cl। NO2 मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप हो सकता है, इट कैन बी एनी इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप। मैं चाहता हूं कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करे। न्यूक्लियोफाइल अटैक तभी करेगा जब यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। चलिए कोई बात नहीं है, NO2 खुद इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है। NO2 क्या करेगा, हाँ ऑक्सीजन क्या करेगा, नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन पेयर खींचेगा। नाइट्रोजन क्या करेगा बच्चों, ये क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा यहाँ पे। ओके, बदले में ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो कहां पे आ जाएगा बच्चों, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो घूम के एक पोजीशन आप कहां ले लोगे, अंदर ले लोगे। कहां ले लोगे बच्चों, एक पोजीशन उसको अंदर ले लेने वाले हो। ठीक है, तो इससे क्या हुआ वो देखिए। चलिए, तो इससे आपको OH ने अटैक कर लिया यहाँ पे। इधर कौन है भाई, Cl है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड था वो किधर आ चुका है भाई, यहाँ पे आ चुका है। राइट, बाकी अभी कुछ मत छेड़ो क्योंकि NO2 अभी अपना रोल करने वाला है। ओके, चलिए बच्चों, फिर ये इलेक्ट्रॉन पेयर को आप एक पोजीशन अंदर लोगे। ये इलेक्ट्रॉन पेयर जैसे ही पैरा पोजीशन पे आएगा, देख लो बच्चों, आंखें खोल के देख लो, पैरा पोजीशन पे जैसे ही आपका इलेक्ट्रॉन पेयर आया NO2 के साथ वो कॉन्जुगेशन में हो जाएगा। राइट, ये बॉन्ड अंदर आ गया, ये इलेक्ट्रॉन पेयर पैरा पे आया और ये इलेक्ट्रॉन पेयर NO2 के साथ कॉन्जुगेशन में है। ये सिस्टम कैसा है भाई, कॉन्जुगेटेड है, स्टेबिलिटी बढ़ेगा। राइट, ओके। चलिए फिर एक और स्ट्रक्चर आप बनाओगे, इलेक्ट्रॉन पेयर को आगे ले जाओगे, इसको यहां से ऊपर ले जाओगे। आई होप ये स्ट्रक्चर आप यहाँ पे खुद बनाओगे और फिर आप एक ओवरऑल स्ट्रक्चर वापस लिखोगे। यहाँ पे होगा आपका OH, Cl, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसे अंदर घूमता रहेगा, ये कार्बन आयन नेगेटिव चार्ज और ये NO2। और फिर फाइनली आप एक फास्ट स्टेप करोगे जहां से Cl अपने इलेक्ट्रॉन पेयर लेके कट लेगा वहां से। राइट, ये OH आ गया ऊपर और ये आ गया NO2। राइट, जो आपको चाहिए वो आपका प्रोडक्ट मिल चुका है, Cl निकल चुका है। ओके, अगर ये NO2 मेटा पोजीशन के ऊपर हुआ तो कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप एट मेटा पोजीशन will have no effect on reactivity, will have no effect on reactivity। ओके, रीजन ये है बच्चों के इलेक्ट्रॉन पेयर जब रेजोनेंस में घूम रहा है ना, सुनना ध्यान से। चलिए, ये आपका है हेलोजन, यहां पे कोई ग्रुप आया है OH माइनस और यहां पे आपका सपोज NO2 है। राइट, यहां पे आपका NO2 है, बराबर। होना क्या है देखो, ये आपका रिंग है, सो लाइक दिस। चलिए, OH यहां पे अटैक करेगा, बदले में ये इलेक्ट्रॉन पेयर को बाजू में जाना ही पड़ेगा तो ही अटैक हो पाएगा। ओके, क्या होना है देखिए, मैं जितना स्पीड में ड्रॉ कर रहा हूं रेजोनेंस उतना स्पीड में आपको भी ड्रॉ करना है। OH ने बॉन्ड बनाया, Cl कहीं गया नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आ गया, यहाँ पे है NO2। चलिए, इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करेगा बच्चों, यहां से एक पोजीशन अंदर आएगा, यहां से ये इलेक्ट्रॉन पेयर पैरा पे आएगा। इलेक्ट्रॉन पेयर ऑर्थो पैरा पे ही घुमाते रहना है बच्चा लोग, बराबर है। तो मैंने तो आंसर बता दिया आपको, कोई बात नहीं। चलिए, यहाँ पे आ गया, इधर इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये है NO2। चलिए, यहां से इलेक्ट्रॉन पेयर एक पोजीशन अंदर आएगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर वापस ऊपर जाएगा। ओके, ये NO2 अपनी जगह पर है, यहाँ पे दो ग्रुप है भाई, Cl एंड OH व्हाटएवर। ओके, और इलेक्ट्रॉन पेयर आया यहाँ पे। तो आप मुझे ये बताइए कि मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन पेयर आया, पहले इलेक्ट्रॉन पेयर कहां पर है, कहा गया, ये रहा, ऑर्थो पे है। फिर इलेक्ट्रॉन पेयर पैरा पे आया, फिर वापस इलेक्ट्रॉन पेयर ऑर्थो पे आ गया। मेटा पे तो इलेक्ट्रॉन पेयर आ ही नहीं रहा है।
जब तक इलेक्ट्रॉन पेयर नाइट्रोजन के बाद नाइट्रोजन वाले कार्बन पे नहीं आएगा तब तक NO2 उसको रेजोनेंस पे कैसे लेगा, बराबर। तो यहां पे क्या होगा बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो मेटा पोजीशन पे आता ही नहीं है, मतलब NO2 उसको रेजोनेंस से स्टेबिलाईज कर ही नहीं पाएगा, राइट। तो यहां पे आप लिखोगे बच्चों S लोन पेयर नेवर ऑन मेटा पोजीशन, NO2 at meta will have no effect on reactivity. NO2 on meta will have no effect on reactivity. मेटा पोजीशन पे NO2 का कुछ चलने वाला नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है बच्चा लोगों को कहां होना चाहिए, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे होना चाहिए। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हुआ तो और तकलीफ हो जाएगी, वो और इलेक्ट्रॉन क्लाउड देगा रिंग को, तो न्यूक्लियोफाइल तो बेचारा आ ही नहीं पाएगा, समझ गए। ओके चलिए, तो ये पूरा डिस्कशन हो गया बच्चों अबाउट द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। पहले हमने देखा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मुश्किल है, फिर अगर होगा तो भी बहुत ड्रास्टिक कंडीशन चाहिए, और उसके बाद हमने देखा कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑर्थो या पैरा पे आ गया ना तो रिएक्टिविटी उसकी बढ़ सकती है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन पेयर रेजोनेंस से वो ऑर्थो पैरा पे आएगा तो NO2 उसको कॉन्जुगेशन में ले लेगा, राइट। चलिए अब बात करते हैं बच्चों इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में, लेट अस सी दैट। चलिए बच्चों लोग आ जाइए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब अब यहाँ पे हम बेंजीन रिंग के अंदर कुछ रिएक्शन कराने वाले हैं। कहां कराएंगे रिएक्शन भाई, बेंजीन रिंग के अंदर। मतलब आपका ये है कि ये आपका कंपाउंड है, यहाँ पे आपका हेलोजन है, वॉट एवर इट कैन बी, राइट। चलिए बच्चों ये भाई रिएक्शन करने वाला है कहां पे, ये भाई रिएक्शन करने वाला है विद सम इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल मतलब जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, तो बेंजीन रिंग में तो 3-3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो बेंजीन रिंग अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको दे सकता है ताकि ये इलेक्ट्रॉन फाइल जो है ना वो रिंग में अटैक करे और रिंग के साथ अटैच हो जाए, राइट। तो अब ये हेलोजन को कुछ नहीं करना है, आपको सब्स्टिट्यूशन नहीं करना है, आपको एडिशन करवाना है। आप क्या करोगे बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल को यहाँ पे ऐड कराओगे इस रिंग के अंदर, ओके, और हाइड्रोजन को बाहर निकालोगे उसके बदले में। चलिए 11th के अंदर ये पूरा रिएक्शन था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन रिंग वाला, ओके। चलिए कोई बात नहीं, तो यहां पे हम एक काम करने वाले हैं बच्चों, इधर हम एक चीज लिखेंगे कि ये जो रिएक्शन है ना, दिस रिएक्शन इज स्लो एंड इट रिक्वायर somewhat drastic condition compared to only benzene, somewhat drastic condition is need, drastic condition due to, नहीं लिखना है ड्यू टू व्हाट, इट रिक्वायर समवॉट ड्रास्टिक कंडीशन। क्यों चाहिए ड्रास्टिक कंडीशन वो आपको अभी बताऊंगा मैं, ठीक है। चलिए बच्चों तो सबसे पहले समझते हैं ऊपर जो हेलोजन है उसका रोल क्या है। बड़ा सा रिंग बना दूंगा मैं तो भाई। अब ये जो ऊपर आपका हेलोजन है वॉट एवर इट कैन बी, ओके, यू कैन इजीली सी हेलोजन का जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो रेजोनेंस में है, तो हमें पता है हेलोजन का इलेक्ट्रॉन पेयर पहले यहां पे आएगा और ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आएगा, राइट। इसका मतलब है कि आपका इलेक्ट्रॉन कहां पे आया, ऑर्थो पोजीशन पे आया, राइट। इलेक्ट्रॉन कहां पे आया भाई आपका, ऑर्थो पोजीशन पे आया। वॉट एवर ये हेलोजन में क्लोरीन लिखने का आदी हो गया हूं, ओके। आप कोई भी एक्स लिख देना, यहाँ पे हो गया प्लस, ओके। बाकी दो जगह रहेगी एज इट इज, ठीक है। वापस रेजोनेंस से ये आगे जाएगा और ये कहां आएगा भाई, इधर आएगा, ओके। चलिए बच्चों आगे देखो, तो आया यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर और ये इलेक्ट्रॉन पेयर आया आपका पैरा पोजीशन के ऊपर, ऊपर कुछ नहीं करना है, ये तो एज इट इज है अभी, बराबर है। चलिए वापस इलेक्ट्रॉन पेयर आगे आया, मुझे लगता है आपको ये रट्टा हो जाना चाहिए बराबर। मैं कितनी बार बना चुका हूं बोलो, ये है ना, ये सारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर में 4th-5वीं बार लगभग बना रहा हूं, ओके। चलिए इलेक्ट्रॉन पेयर मैं गलत जगह पे ले लिया, ओके। इसको छोड़ो, यहाँ पे लिखते हैं तीसरे स्ट्रक्चर को, आपके साथ बात करने के चक्कर में गलतियां हो जाती है। चलिए ये इधर ही है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर आया एक जगह इधर और ये इलेक्ट्रॉन पेयर आ गया यहाँ पे वापस ऑर्थो पोजीशन के ऊपर, ओके। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो बच्चों कि ऑर्थो पोजीशन एंड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रोफाइल को कहां अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल वहीं अटैक करेगा जहां से उसको इलेक्ट्रॉन मिलना है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर या तो उसको ऑर्थो पोजीशन से मिलेगा या तो उसको पैरा पोजीशन से मिलेगा। इसका मतलब कि जो हेलोजन है ना बच्चों, ये हेलोजन कैसा ग्रुप है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो मुझे पहली चीज मिली बच्चों के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मोर एट ऑर्थो पैरा पोजीशन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मोर एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, राइट। इसका मतलब ये है कि जो ऊपर हेलोजन बैठा है ना,
राइट। जो ऊपर हेलोजन बैठा है वो हेलोजन कैसा ग्रुप है भाई? हेलोजन इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। मतलब जो भी दूसरा ग्रुप आएगा वो ऑर्थो पैरा पोजिशन पे जाने वाला है, राइट। बट साथ साथ में एक प्रॉब्लम भी है बच्चों, ये हेलोजन ग्रुप है ना वो खुद ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो हेलोजन क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड उसने रेजोनेंस इफेक्ट से दिए है ना, ओके, इंडक्टिव इफेक्ट से ये इलेक्ट्रॉन पेयर को वापस अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, राइट। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है ड्यू टू रेजोनेंस, दे रहा है मतलब प्लस आर इफेक्ट, राइट। और ये खुद इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो रिंग में से इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा, मतलब ये हो गया उसका माइनस आई इफेक्ट। और ये दोनों इफेक्ट एक दूसरे के सामने लड़ेंगे, एक कोशिश कर रहा है रिंग को इलेक्ट्रॉन पेयर देने की, दूसरा कोशिश कर रहा है इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचने की, राइट। एंड दैट इज वाई जो हेलोजन ग्रुप है ना वो कैसा है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। इसीलिए आपको रिएक्शन कंडीशन थोड़ा ड्रास्टिक लेना पड़ेगा और रिएक्शन स्लो चलने वाले हैं। समझ आया आपको मैंने जो कहा वो, राइट। तो मैं यहां पे बच्चों दूसरे पेन से ये पॉइंट लिखने वाला हूं कि हेलोजन is minus I group, negative inductive group, which withdraws, or you can say which attract electron cloud from ring. It attract electron cloud from benzene ring. क्या करेगा वो, बेंजीन रिंग में से इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट करेगा। इसीलिए जो आपका हेलोजन है ना बच्चों, इट इज हेलोजन इज deactivating an ortho para directing group. बोलो इतना समझ में आया बच्चों? जो हेलोजन ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन पेयर देके ऑर्थो पैरा पे डेंसिटी बढ़ाएगा, मतलब अटैक होगा ऑर्थो पैरा पे, राइट। बट साथ में इलेक्ट्रॉन पेयर खींचने का भी काम करेगा वो रिंग में से बिकॉज ऑफ द इंडक्टिव इफेक्ट। तो नेट जो है वो उसका थोड़ा बहुत डीएक्टिवेशन होने वाला है और इसीलिए कंडीशन आपको ड्रेस्टिक चाहिए, राइट। चलिए बच्चों, इसी के ऊपर आपको एक एग्जांपल भी पूछा गया है, एग्जांपल नंबर 10.9, पहले वो देख लेते हैं, फिर इस टाइप के रिएक्शन के थोड़े बहुत एग्जांपल कर लेते हैं। चलिए सवाल आ गया बच्चों, नंबर 10.9, दो क्लोरीन इज एन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, यार इट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वाई? जनरली जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है ना वो मेटा डायरेक्टिंग होता है, बट क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है तो भी वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। क्यों? तो रीजन लिखेंगे बच्चों, क्लोरीन जो है ना वो माइनस आई इफेक्ट की वजह से क्या करेगा, विथड्रॉ करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर को, या इट विल विथड्रॉस इलेक्ट्रॉन पेयर, राइट। और दूसरा वो प्लस आर, इससे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, राइट। अब ये जो माइनस आई वाला इफेक्ट है ना बच्चों, इसका काम है डिस्टेबिलाइज करना कार्बोकेटायन को, राइट। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन, ये जो आपका माइनस आई इफेक्ट है ना, इलेक्ट्रॉन पेयर खींचने वाला इफेक्ट, वो डिस्टेबिलाइज करेगा कार्बोकेटायन को। और जो रेजोनेंस है ना उसका काम है बच्चों स्टेबिलाईजेशन ऑफ कार्बोकेटायन, इट विल स्टेबिलाइज द कार्बोकेटायन। चलिए कैसे बच्चों, देखिए ध्यान से, तो ये हो गया आपका क्लोरो वाला कोई ग्रुप बना देता है, क्लोरोबेंजीन लेते हैं, ओके। और यहाँ पे है कोई इलेक्ट्रोफाइल। अब डेफिनेट बात है बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन क्लाउड चाहिए, तो सपोज ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके पास आ गया, राइट। तो अगर इसने रिंग में से इलेक्ट्रॉन क्लाउड लिया है तो इसको रिंग में जुड़ना पड़ेगा, इन दोनों ने मिलकर इलेक्ट्रॉन दिया है। सपोज ये आपका यहाँ पे जुड़ रहा है इलेक्ट्रोफाइल, तो ये कार्बन कैसा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, राइट। दोनों का नुकसान हुआ था ना, इसको तो ई मिल गया, इसको क्या मिलेगा, बाबा जी का थुल्लू नहीं, प्लस, ठीक है। चलिए इतना हो गया आपका, फाइन। अब आगे देखते हैं, तो यहाँ पे आपका हेलोजन जो है वो कैसा ग्रुप है भाई, हेलोजन है आपका माइनस आई ग्रुप। माइनस आई मतलब ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर को विड्रॉ करेगा, और आपको पता होना चाहिए माइनस आई ग्रुप ऑलवेज कार्बोकेटायन को डिस्टेबिलाइज करता है, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, ये जो माइनस आई ग्रुप है ना ऊपर, ये क्या करेगा, ये डिस्टेबिलाइज करेगा कार्बोकेटायन को। बाप रे, अब कोई बात नहीं, इट विल डिस्टेबिलाइज कार्बोकेटायन, राइट। तो ये इफेक्ट हो गया बच्चों माइनस आई का। अब रेजोनेंस से क्या होता है वो देखते हैं, प्लस आर से क्या होता है ना वो चेक करते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों वापस बनाओ इसको, इलेक्ट्रॉन पेयर लेंगे अभी इसके पास। चलिए जैसे इसने इलेक्ट्रॉन पेयर दिया, वेरी मच डेफिनेट, यहां पे ई आ गया, ये हो गया प्लस, राइट। अब आप देखोगे बच्चों तो क्या हो सकता है भाई, यहां पे ना बहुत ही सिंपल सी बात है कि ये जो हेलोजन है ना वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पे दे सकता है, और अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पे आ गया मतलब ये जो प्लस चार्ज आएगा ना यहाँ पे इसके पास है, प्लस चार्ज ये कार्बन के पास है,
वो प्लस चार्ज क्या होने वाला है, सेटिस्फाई होने वाला है। क्या होगा बच्चों, ये प्लस चार्ज जो है वो सेटिस्फाई होगा, मतलब ये क्या करेगा, कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करेगा, राइट। ओके, दूसरा देखिए, तो ऑर्थो की बात हो गई, अटैक एट ऑर्थो पोजीशन। ओके, अगर पैरा पे अटैक हुआ तो क्या होगा, लेट अस सी दैट व्हाट विल हैपन इफ देयर इज अ पैरा। देखना यहाँ पे थोड़ा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ज्यादा करेंगे बच्चों, ई प्लस। तो पहले पैरा पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड लाना पड़ेगा। चलिए कैसे आएगा, तो ये जो पाई क्लाउड है ना वो कहाँ आ जाएगा, पैरा पे आएगा, राइट। ये जो आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो पहला इधर आएगा, फिर अंदर से घूम के वापस बॉन्ड में आएगा, तो वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड आप इधर लोगे। मैं 2 स्टेप साथ में कर दिया। ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ पे आया, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड पहले इधर आया, फिर वापस अंदर आ गया, राइट। चलिए, और फिर यहां से जो इलेक्ट्रॉन पेयर आएगा इस पैरा पोजीशन पे, वो मिलेगा इस इलेक्ट्रोफाइल को। तो डिफाइंड है बच्चों के, इलेक्ट्रोफाइल कहां पे अटैक हो जाएगा, पैरा पे हो जाएगा। हो गया पैरा पे अटैच, राइट। चलिए, ये बॉन्ड जो है वो शिफ्ट होकर बाजू में आ चुका है, इसका नेट घाटा हुआ है ऊपर वाले कार्बन का, कोई दिक्कत नहीं है भाई, उसके पास बहुत बड़ा डोनर ग्रुप है। चलिए, यहां से वापस ये इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, कार्बोकेटाइन को स्टेबल कर देगा, राइट। तो ये अटैक कहां पे हुआ बच्चों, यहां पे अटैक हुआ है पैरा पोजीशन के ऊपर। ओके, तो इंडक्टिव इफेक्ट में क्या था बच्चों, ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन पेयर को खींच रहा था, तो कार्बोकेटाइन डिस्टेबलाइज करेगा। रेजोनेंस इफेक्ट में क्लोरीन इलेक्ट्रॉन पेयर देगा और ये कार्बोकेटाइन को स्टेबल करेगा। ओके, मतलब दोनों इफेक्ट एक दूसरे के अपोज में काम कर रही है, और इसका नेट इफेक्ट है डीएक्टिवेशन, राइट। तो यहां पे हम सिंपल सा स्टेटमेंट लिखेंगे बच्चों के माइनस आई एंड प्लस आर अपोज ईच अदर, right, and net effect is deactivation. The net effect is deactivation. Okay, जो माइनस आई ग्रुप है वो रेट को कंट्रोल करेगा। माइनस आई किसको कंट्रोल करेगा बच्चों, अब मैं कहा लिखूं, नया पेज पे नहीं लिखूंगा मैं, फाइनली यहां पे लिख रहा हूं कंक्लूजन। माइनस आई जो है वो कंट्रोल करेगा रिएक्टिविटी को या रेट को, इट कंट्रोल द रेट ऑफ रिएक्शन। और जो रेजोनेंस इफेक्ट है ना वो कंट्रोल करेगा बच्चों ओरिएंटेशन को। ओरिएंटेशन मतलब ग्रुप कहां पे लगेगा, ऑर्थो पैरा पे, राइट। इट कंट्रोल ओरिएंटेशन। ओके, तो ये हो गया बच्चों आपका पूरा डिस्कशन कि क्लोरीन किस तरह से इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन करवाता है। दिमाग में डालना, क्लोरीन माइनस आई और प्लस आर इफेक्ट वाला है। माइनस आई रिएक्शन को कंट्रोल करेगा, प्लस आर जो है उसकी वजह से ग्रुप ऑर्थो पैरा पे जाके लगने वाले हैं। चलिए कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल्स देख लेते हैं और चैप्टर का खात्मा करेंगे फिर एक लास्ट न्यूमेरिकल के साथ। चलिए बच्चों एग्जांपल लेते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के। तो ये हो गया आपका क्लोरोबेंजीन, आप ले लो। चलिए, मैं मल्टीपल रिएक्शन यहाँ पे करवाने वाला हूं। ओके, चलिए सबसे पहले इसका कराते हैं वापस एक बार क्लोरीनेशन कराते हैं। तो क्लोरीन गैस से रिएक्ट कराओ इसका, एनहाइड्रस AlCl3 आपको मीडिया चाहिए, आपने 11th में किया था, सेम टू सेम वैसा ही है। ऊपर जो क्लोरीन है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। एक क्लोरीन तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, दूसरा क्लोरीन ऑर्थो पे आएगा, या फिर आपका दूसरा क्लोरीन जो है वो पैरा पे आएगा, राइट। तो ये मिला आपको बच्चों 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, या फिर ये मिला आपको 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, यहाँ ओके, राइट। ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। इतना ध्यान रखना बच्चों, पैरा इज ऑलवेज मेजर प्रोडक्ट, क्योंकि दो ग्रुप दूर दूर है, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, राइट। पैरा इज ऑलवेज अ मेजर प्रोडक्ट, राइट। सबके अंदर मैं लिखूंगा नहीं, अब आपका जो पैरा है वही मेजर प्रोडक्ट रहना है सब में। चलिए, आपको इसका करवाना है बच्चों नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन के लिए हम यूज करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। ये नॉर्मल सिचुएशन है। चलिए, NO2 ग्रुप आएगा बच्चों, एक बार ऑर्थो एक बार पैरा। Cl एज इट इज, पहले ऑर्थो पे आया NO2 ग्रुप, ओके, Cl एज इट इज। फिर NO2 ग्रुप कहां पे आया बच्चों, पैरा पे आया। चलिए, इसका नेमिंग करेंगे। नेमिंग में होगा बच्चों इसका क्लोरो, अभी छोटा ग्रुप हो जाएगा, तो इसका नेमिंग होगा बच्चों आपका 1 क्लोरो 2 नाइट्रोबेंजीन। ये है आपका 1 क्लोरो 2 नाइट्रोबेंजीन, ओके। एरोमेटिक कंपाउंड का नेमिंग मैंने आपको सिखाया है IUPAC में, राइट। ओके, जो पहले आने वाला ग्रुप है वो 1 नंबर पे रहता है, और ये पहले से क्लोरीन तो पहले से था ना, तो ये है 1 क्लोरो 4 नाइट्रो बेंजीन। चलिए, तीसरा रिएक्शन देखते हैं बच्चों, सल्फोनेशन करवाते हैं इसका। राइट, सल्फोनेशन के लिए हमें चाहिए होता है बच्चों कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। थोड़ा सा गर्म करना जरूरी है यहाँ पे, बिकॉज रिएक्टिविटी कम है। सल्फोनेशन से ग्रुप आता है बच्चों SO3H। एक बार SO3H ऑर्थो पे ले लो, और दूसरी बार SO3H को आप
पैरा पोजीशन पे ले लो, राइट। चलिए नाम होगा बच्चों इसका 2-क्लोरो-बेंजीन सल्फोनिक एसिड। दिस इज 2-क्लोरो, मैं पूरा नहीं लिखूंगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड एंड इट इज 4-क्लोरो। सी यहाँ पे आपका जो सल्फोनिक एसिड है ना वो मेजर ग्रुप होता है तो वो 1 पे आएगा। 4-क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। वापस बता दूंगा बच्चों, सारे मेजर प्रोडक्ट जो है वो पैरा वाले सारे मेजर प्रोडक्ट रहेंगे, राइट। चलिए बच्चों इसका करते हैं अल्काइलेशन, फिडेल क्राफ्ट अल्काइलेशन, पेप्सी अल्काइलेशन, राइट। चलिए अल्काइलेशन में हम यूज करते हैं अल्किल हैलाइड और साथ में यूज करते हैं बच्चों हम एनहाइड्रस AlCl3। चलिए CH3Cl लिया है तो आपका ग्रुप आने वाला है बच्चों CH3। क्लोरीन एसिड एक बार ऑर्थो पे आएगा CH3 और एक बार वही CH3 कहां पे आएगा बच्चों आपका पैरा पे आएगा, राइट। इसका नेमिंग आप खुद कर लेना। इट इज 1-क्लोरो-2-मिथाइल बेंजीन, इट इज 4-क्लोरो-2 1-क्लोरो-2-मिथाइल बेंजीन, इट इज 1-क्लोरो-4-मिथाइल बेंजीन। चलिए इसी तरह से कराएंगे बच्चों हम इसका असाइलेशन। ओके, असाइलेशन में हम क्या यूज करते हैं, एसिटाइल क्लोराइड यूज करेंगे, ये सब 11 पे किया था आपके। और साथ में यूज करेंगे एनहाइड्रस AlCl3। एसाइलेशन प्रोसेस में ग्रुप आता है बच्चों COCl। ये Cl आपका एज इट इज रहेगा, पहले ऑर्थो पे आएगा आपका COCl ग्रुप, COCH3 ग्रुप, राइट। और फिर वही COCH3 ग्रुप कहां पे आएगा बच्चा लोग, पैरा पे आने वाला है। ये Cl एज इट इज होगा, ओके। और यहाँ पे आपका ग्रुप आएगा दैट इज COCH3, राइट। चलिए तो ये हो गए सारे आपके फिडेल क्राफ्ट और सारे के सारे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक साथ में। ओके, कुछ भी नया नहीं करना है आपको, जो 11th स्टैंडर्ड में आप कंडीशन यूज करते हो वही है। ऑर्थो पैरा के ऊपर आपको सब्स्टिट्यूशन करना है और पैरा रहेगा मेजर प्रोडक्ट। चलिए बच्चों एक्सरसाइज देखने से पहले ना एक मेन टाइप का रिएक्शन बाकी रह गया, दैट इज द रिएक्शन विद मेटल। रिएक्शन विद मेटल, लेट्स सी दैट। सिंपल से रिएक्शन है बच्चों, सबसे पहला रिएक्शन है उसमें दैट इज कॉल्ड एज वुड्स-फिटिग रिएक्शन। वुड्स-फिटिग रिएक्शन। चलिए वुड्स-फिटिग में आपको क्या करना है बच्चों, आपको लेना है एक एराइल हैलाइड कंपाउंड और दूसरा लेना है बच्चों आपको अल्काइल हैलाइड कंपाउंड, राइट। एक लोगे आप एराइल हैलाइड, दूसरा लोगे आप अल्काइल हैलाइड। रिएक्शन कराओगे इसका आप सोडियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ओके, क्या होगा बच्चों, ये अल्किल एंड एरिल एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे और ये दोनों एक्स जो है वो Na के साथ निकल जाएंगे, राइट। तो ये आप बहुत सिंपली समझ सकते हो बच्चों। अगर आप एक एग्जांपल ले लो तो चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं फटाफट, तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, लेट अस टेक इट इज योर क्लोरोबेंजीन और यहाँ पे आपने लिया बच्चों, सपोज मान लीजिए CH3CH2Cl, राइट, दैट इज क्लोरोइथेन। रिएक्शन कराओ इसका सोडियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ओके, कुछ नहीं करना है बच्चों, दोनों अल्काइल एराइल चेन को जोड़ देना है एक दूसरे के साथ। तो बेंजीन के ऊपर 2 कार्बन का चेन लगा दो, CH2CH3 और ये NaCl के साथ भगा दो बाहर, राइट। तो ये हो गया बच्चों आपका इथाइल बेंजीन, इथाइल बेंजीन, राइट। तो इतना याद रखिएगा बच्चों, जब ये 2 अलग अलग नाम होता है ना, वुड्स एंड फिटिग, तो आपको 2 अलग अलग टाइप के रिएजेंट लेके जोड़ना है, ठीक है। अभी दूसरा रिएक्शन आता है जिसको कहते हैं खाली फिटिग रिएक्शन। तो क्योंकि एक ही नाम है ना, अगर एक ही नाम है तो आपका एक ही रिएजेंट आएगा, दैट इज योर एराइल कंपाउंड, जो आपको 2 बार लेना है। रिएक्शन कराओ इसका सोडियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। यहां पे 2 रिंग एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे इस तरह से, राइट, एंड यू विल गेट बाइफिनाइल कंपाउंड। क्या कहते हैं बच्चों, इसको कहते हैं बाइफिनाइल, इसे कहते हैं बाइफिनाइल और Na निकल जाएगा X के साथ, राइट। ये कौन सा रिएक्शन है बच्चों, ये है फिटिग रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है बच्चों, ये है आपका फिटिग रिएक्शन। समझ गए, सिंपल है। वुड्स फिटिग में 2 अलग अलग रिएजेंट रहेंगे और अगर खाली फिटिग रिएक्शन है तो एक ही रिएजेंट को 2 सेम बेंजीन रिंग को लेके आपको जोड़ देना है, प्रोडक्ट इज बाइफिनाइल। ओके, दोनों का मीडिया सेम है, सोडियम एंड ड्राई ईथर। हमने आगे खाली वुड्स रिएक्शन सीखा था जिसमें खाली 2 अल्किल हैलाइड को हम जोड़ते हैं वुड्स रिएक्शन में। फिटिग रिएक्शन में 2 एरोमेटिक को जोड़ेंगे, वुड्स फिटिग में एक अल्किल एक एराइल को जोड़ेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए बच्चों इंटेक्स क्वेश्चन सॉल्व करा जाए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है इंटेक्स में, विच अंडरगोज SN2 फास्टर। अब जैसे ही आपने SN2 देखा ना, आपको दिमाग में आना चाहिए कि हाँ SN2 तो मैंने पढ़ा है, SN2 मतलब एक स्टेप में होने वाला रिएक्शन, और उसमें सबसे इजीली रिएक्शन करता है आपका प्राइमरी हैलाइड,
फिर आता है सेकेंडरी हैलाइड और सबसे डिफिकल्ट होता है टर्शरी का। ये पूरा गवर्न होता है भाई स्टेरिक हिंड्रेंस। कैसे गवर्न होता है बच्चों? ये गवर्न होता है स्टेरिक हिंड्रेंस से। बीड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक स्टेप में रिएक्शन करना है, बीड बाढ़ हुई तो फिर रिएक्शन नहीं हो पाएगा। चलिए पहले देखिए बच्चों, ये कंपाउंड है ब्रोमीन, यहाँ पे लगा है प्राइमरी के ऊपर। ओके, यहाँ पे जिधर ब्रोमीन लगा हुआ है वो आपका सेकेंडरी कार्बन है, तो ये सेकेंडरी है। डेफिनेटली प्राइमरी में स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा, आपको रीजन लिखना है, प्राइमरी में स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा, दैट इज व्हाई दिस विल गिव यू फास्टर SN2। चलिए यहाँ पे ब्रोमीन लगा हुआ है सेकेंडरी के ऊपर, और यहाँ पे ब्रोमीन लगा है किसके ऊपर? टर्शरी के ऊपर। चलिए सर, सेकेंडरी टर्शरी में सेकेंडरी का स्टेरिक हिंड्रेंस कैसा होगा? कम होगा। ओके, यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे ब्रोमीन लगा हुआ है इस कार्बन के ऊपर जो एक ही कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा है, मतलब ये प्राइमरी है। यहाँ भी ब्रोमीन ऐसे कार्बन से लगा है जो सीधा एक ही से जुड़ा है, मतलब ये भी प्राइमरी है। तो अब क्या करोगे? कोई नहीं, स्टेरिक हिंड्रेंस चेक करो। ओके, यहाँ पे एक दूसरा ग्रुप दिख रहा है बच्चों CH3, और यहाँ पे CH3 जो है ना, अटैक होने वाला है इस कार्बन के ऊपर, राइट, जहां पे हेलोजन है, इसके ऊपर अटैक होने वाला है न्यूक्लियोफाइल का, राइट, क्योंकि ब्रोमीन यहां से निकलेगा, उसकी जगह न्यूक्लियोफाइल आएगा, और जहां पे अटैक होने वाला है उसके एक कार्बन छोड़ के यहाँ पे CH3 ग्रुप है, और यहाँ पे जहां अटैक होने वाला है उसके दो कार्बन छोड़ के CH3 ग्रुप है। मतलब यहाँ पे ये CH3 ग्रुप इतना ज्यादा हिंड्रेंस करने वाला नहीं है, बिकॉज वो दूर है जहां से अटैक हो रहा है वहां से, राइट। तो यहां पे मैं लिखूंगा बच्चों CH3 ग्रुप अवे फ्रॉम CX बॉन्ड, इसलिए ये रिएक्शन कैसा करेगा? फास्ट करने वाला है, सिंपल एकदम। ओके, समझ आया आपको? चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं 10.8, विच अंडरगोज SN1 फास्टर। चलिए जैसे ही बच्चों आपने SN1 देखा ना, आपके दिमाग में सीधा आना चाहिए कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी, क्योंकि ये 2 स्टेप में होने वाला रिएक्शन है। सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन होता है टर्शरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, बस खेल खत्म। यहाँ पे आपका जब हेलोजन निकलेगा तो टर्शरी कार्बोकेटाइन बनेगा, यहाँ पे हेलोजन निकलेगा तो सेकेंडरी बनेगा, टर्शरी इज मोर स्टेबल। यहाँ पे जब हेलोजन निकलेगा सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनेगा, यहां से जब हेलोजन निकलेगा प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनेगा। चलिए वापस, सेकेंडरी कैसा होता है? ज्यादा स्टेबल होता है। इज इट क्लियर? जा रही है बातें दिमाग के अंदर? ओके, चलिए तो फिर एक आखिरी इंटेक्स क्वेश्चन देखना है आपको। देखिए चलिए, सवाल है कुछ इस तरह का 10.9, क्या कहता है? आइडेंटिफाई करना है बहुत कुछ, कोई बात नहीं अभी हो जाएगा। चलिए सबसे पहले देखिए, अल्काइल हैलाइड कंपाउंड है, मैग्नीशियम ड्राइथर, तो ये ग्रिग्नार्ड का कंडीशन है, राइट। चलिए ग्रिग्नार्ड से क्या होगा बच्चों? मेटल और हेलोजन के बीच में बॉन्ड बनता है, यहाँ पे कार्बन और ये मेटल के बीच में बॉन्ड बनेगा, ओके, और Br आपका इस तरह रहेगा। तो आपका ये A कंपाउंड हो गया। अब आपको पता है कि ये हाईली अनस्टेबल होता है ना। जैसे ही आपने उसके अंदर पानी डाला, क्या होगा? ये पूरा ग्रुप निकल जाएगा और उसकी जगह खाली H आ जाएगा, मतलब ये रह जाएगा खाली और खाली साइक्लोहेक्सेन। क्या रह जाएगा? खाली साइक्लोहेक्सेन रह जाएगा। याद करो बच्चों, ग्रिग्नार्ड वाला जो था वो हाईली अनस्टेबल था। हम मॉइस्चर से जितना बने उतना दूर रखते हैं, बिकॉज थोड़ा भी मॉइस्चर पड़ा तो वो अल्केन बन जाएगा। जैसे यहाँ पे बन गया साइक्लोहेक्सेन, समझा? तो मैंने 2 कंपाउंड आइडेंटिफाई कर लिए, A एंड B। चलिए यहाँ पे आइए, RBr प्लस मैग्नीशियम ड्राईथर मीडिया है, ठीक है, C बन रहा है कुछ, ड्राईथर मीडिया मैग्नीशियम, मतलब ग्रिग्नार्ड का कंडीशन है, मैग्नीशियम जुड़ेगा इस मेटल के कार्बन के साथ, तो ये बना आपका RMgBr। उसके अंदर आपने हैवी वाटर डाला है, कोई बात नहीं भाई, हैवी वाटर डालो तो D आएगा वहां पे H की जगह पे, राइट। तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पे क्या हुआ है देखो, तो हैवी वाटर डालने से आपका ये प्रोडक्ट बन गया, बराबर। तो इसका मतलब ये होता है कि आपका जो रिएजेंट है ना, उसमें ये D की जगह पे हेलोजन होना चाहिए। मतलब ये जो आपका चेन है ना, ये चेन क्या होगा? दिस इज गोइंग टू बी द चेन R। ये आपका चेन है R, क्योंकि जब पूरा रिएक्शन हुआ, राइट, तब क्या होता है? खाली फाइनल रिएक्शन के अंदर क्या होगा बच्चों? हेलोजन निकल के वहां पे हाइड्रोजन आ जाएगा। यहाँ पे हैवी वाटर है तो हाइड्रोजन की जगह पे D आया है, तो यहाँ पे आपका जो R ग्रुप दिख रहा है ना बच्चों, ये R ग्रुप है आपका। देखो यहाँ पे CH3 CH, उसके साथ यहाँ पे Br है CH3, राइट। तो ये है आपका R ग्रुप, ओके। और यहाँ पे जो बना है वो कुछ ये बना हुआ है, CH CH3 ये R ग्रुप लिख दिया मैंने, MgBr। और ध्यान दो बच्चों, जैसे ही आप रिएक्शन कराओगे ये MgBr पूरा निकल के उसकी जगह पे आ गया D, ये रहा प्रोडक्ट, समझे आप? तो ये आपका है R ग्रुप। तो कौन सा ग्रुप है बच्चों? ये R जो है वो आपका आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है ये? R जो है वो आइसोप्रोपाइल कहते हैं ना इसको आप,
दिस इज आइसोप्रोपाइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप है बच्चा लोग? ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। समझ आ रहा है ना आपको? आना ही चाहिए समझ। चलिए अगला देखो, मस्त क्वेश्चन है नेक्स्ट भी। देयर इज एन आल्डेस एक्स, यहां से रिएक्शन चालू हो रहा है, दोनों तरफ एरो मारा है, देखो इधर भी एरो जा रहा है, इधर भी एरो जा रहा है। चलिए पहले ये बाजू वाला सॉल्व करते हैं। आल्डेस एक्स, कोई बात नहीं, सोडियम एंड ड्राई ईथर कहां पड़ा है? ये वुड्स रिएक्शन। वुड्स में चेन डबल हो जाता है, वुड्स में दो अल्किल ग्रुप एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। रिएक्शन याद करो, वुड्स के अंदर क्या होता है बच्चों? दो अल्किल ग्रुप एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, बराबर। मतलब वुड्स का जो प्रोडक्ट है वो ये रहा, ओके। मतलब इसमें आर डैश आपका ग्रुप दो बार है, तो ये जो भी ग्रुप है उसको आप बीच में से तोड़ दो ऐसा, राइट, ओके। तो ये एक तरफ जो है वो आपका क्या है? आर डैश है, ओके। तो आपको यहाँ पे जो आर डैश चाहिए बच्चों, ये आर डैश क्या है आपका? ये आर डैश है आपका CH3, राइट। उसके साथ है यहाँ पे सी, ये आपका कार्बन है, राइट, C CH3 CH3। तो ये है आपका बच्चों आर डैश ग्रुप। कौन सा ग्रुप है? ये आर डैश ग्रुप है। और जब आपने वुड्स रिएक्शन किया तो ये ग्रुप दो बार रिपीट हुआ, एक दूसरे के साथ जुड़ के ये प्रोडक्ट बन गया आपका। समझ आया आपको? आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि वुड्स रिएक्शन है, मतलब यहाँ पे चेन डबल होके ये मिला है, तो सिंगल चेन क्या होगा? बीच में से तोड़ दो। चलिए अब आगे देखते हैं बच्चों। तो ये मुझे आर डैश मिल गया, अभी डी क्या होगा? तो आपको क्या करना है बच्चों? इस आर डैश एक्स के अंदर आप मैग्नीशियम रिएक्ट कराओगे। आर डैश एक्स के अंदर आप क्या रिएक्ट कराओगे? मैग्नीशियम रिएक्ट कराने वाले हो ना, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों? आपका डी जो है ना वो और कुछ नहीं है, डी है आपका, कहा लिखो? इधर लिख दो ऊपर। चलिए ऊपर लिखते हैं और फिर ई यहाँ पे लिखूंगा मैं। तो ये आर डैश ग्रुप आपका ये रहा बच्चों, CH3 C CH3 CH3, उसके साथ आपका X है, और आप मैग्नीशियम से रिएक्ट कराओगे तो मैग्नीशियम जुड़ जाता है आर डैश के साथ, तो ये हो गया आपका मैग्नीशियम के साथ X। ये आपका डी है, क्या है बच्चों? ये आपका डी। और इसके अंदर ये आपका ग्रिग्नेट रिएजेंट है, उसके अंदर आप पानी डालोगे सीधा ही वो अल्केन बन जाएगा। MgX को भगा दो तो ये फाइनल प्रोडक्ट जो है E, उसमें क्या होगा बच्चों? आपको MgX को भगा देना पड़ेगा, है ना। चलिए, और उसकी जगह आ गया खाली H, राइट। तो ये ग्रुप कौन सा है बच्चों आपका? ये है आपका 2-मिथाइल प्रोपेन, 2-मिथाइल प्रोपेन है आपका, राइट। तो मैं वापस देखो बच्चों, आर डैश एक्स से आप इस तरफ जा रहे हो, Na ईथर मतलब ग्रिग्नेट वुड्स रिएक्शन है, चेन डबल होता है, तो डबल के बाद ये आंसर मिला, तो सिंगल चेन इतना होगा। इसका आप करा रहे हो मैग्नीशियम से रिएक्शन, तो खाली यहाँ पे Mg आ जाएगा, और जैसे ही पानी डालोगे पूरा ग्रुप निकल के हाइड्रोजन आ जाता है यहाँ पे, राइट। तो ये हो गए बच्चों आपके इंटेक्स क्वेश्चन कंप्लीट। अभी हमारा खाली एक ही काम जो है वो पेंडिंग पड़ा हुआ है, और वो है पॉलीहेलोजन कंपाउंड। मैं आपको टेक्स्ट बुक का तो कराऊंगा ही उसमें, और एंट्रेंस के लिए भी आपको बहुत सारा इंपॉर्टेंट डिटेल में दूंगा, बट वो सारी बातें होगी बच्चों अगले लेक्चर में, ओके। और अगर अभी कोई चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भूलना मत, बिकॉज जैसा मैंने आपको कहा था, आपको यहाँ पे एंट्रेंस और बोर्ड्स दोनों के लिए कंबाइंड अच्छे से नोट्स मिलने वाले हैं, ठीक है। चलिए इसको प्रॉपरली लिखिए पूरे नोट्स को, एंड जो भी डाउट है वो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं आपको डेफिनेटली उसका सोल्यूशन कराऊंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं वापस नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।